नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है डिजिटल क्षेत्र में। और ये अपनी सर्विसेज पूरे विश्व में जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनको तो प्रोवाइड करती है, साथ में लगभग करीब 1000 और कंपनीज को अपनी सर्विसेज देती है। और ज़्यादातर हमारे रिटेल निवेशक हैं इसको एक डेटा सेंटर कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन डेटा सेंटर का जो काम है वो इसमें बहुत ही लिमिटेड है और इसके रेवेन्यू का बहुत ही छोटा पार्ट है। तो आज के वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली इस कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, और ये सभी बहुत ही आसान भाषा में। पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, इस कंपनी का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। 1986 में इस कंपनी की स्थापना टाटा ग्रुप ने की और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई। और उस समय इस कंपनी का नाम टाटा टेलीकॉम हुआ करता था। उस समय इस कंपनी का मैंडेट जो था वो टेलीफोनिक जो इक्विपमेंट्स हैं, गियर्स जो हैं वो बनाने का था। और आप में से कई लोगों ने जो लैंडलाइन, पुराने लैंडलाइन देखे हों तो उनमें काफ़ी सारे जो हैंडसेट्स आते थे वो लैंडलाइन वाले हैंडसेट जो आते थे वो टाटा टेलीकॉम वाले आते थे। इसके बाद जो 2004 में ये जो टाटा टेलीकॉम वाली कंपनी थी इसको खरीद लिया एक यूएस बेस्ड कंपनी ने, अवाया लिमिटेड ने। और इसके बाद 2010 में एसआर टेलीकॉम ने अवाया से ये कंपनी, जो ओरिजिनल कंपनी टाटा टेलीकॉम थी, उसको खरीद लिया, वापस खरीद लिया इंडियन कंपनी ने। और उस समय इसका नाम, यानी एसआर ग्रुप ने इस कंपनी का नाम बदलकर एजीसी नेटवर्क्स कर दिया 2019 में। एजीसी नेटवर्क्स जो ये कंपनी थी, इस कंपनी ने एक यूएस बेस्ड कंपनी है वो ब्लैक बॉक्स उस इनकॉर्पोरेटेड, उसको खरीदा। और ओवरऑल ये कंपनी का नाम बदलकर, यानी खुद में उस ब्लैक बॉक्स कंपनी का मर्जर कर लिया। उसके बाद पूरी कंपनी का नाम जो बदलकर ब्लैक बॉक्स लिमिटेड कर दिया, जिस कंपनी को आज हम जानते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया। अब आप ये कहेंगे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें समझ में आता है, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। तो देखिए, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली होते हैं। एक हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हुआ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे आप सभी जानते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स, पोर्ट्स हुए, ब्रिजेस हुए, रेलवे लाइंस हुई। तो इस तरह के जो जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो चीज़ें काम आती हैं उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। कंट्री की इकोनॉमी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो कंपनी है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये जो कंपनी है ये डिजिटल नेटवर्किंग के क्षेत्र में है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कोई कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, उसको अपना हेड ऑफिस एस्टेब्लिश करना है। अब वो ये चाहती है कि भाई कोई ऐसी कंपनी हो जो हमारे जो ऑफिस में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दे, नेटवर्किंग प्रोवाइड कर दे, इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी दे दे। तो कनेक्टिविटी तो आप कहीं से ले लेंगे, किसी नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वहाँ से आप ले लेंगे। लेकिन वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में प्रॉपरली चली जाए तो ये कौन करेगा? फिर कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग कंप्यूटर्स की हो ताकि पूरा सिस्टम जो है, ओवरऑल सिस्टम वो स्मूथली काम कर सके वो। फिर इसके बाद कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिलेटेड मैटर्स होते हैं कि भाई आप जो है उस तरीके का प्रबंध करो कि इस कंप्यूटर सिस्टम में, जो नेटवर्किंग वाला सिस्टम है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन भी करे। इसके बाद जो हमारी डिफरेंट हमारे ऑफिस में मीटिंग्स होगी, चाहे क्लाइंट से हो, चाहे हमारी विद इन ऑफिस मीटिंग्स हो, तो आजकल वर्चुअल मीटिंग्स होती है, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में वो ऑडियो वीडियो वाला सिस्टम लगा दे, नेटवर्किंग वाला सिस्टम कर दे, कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर दे कि हम कहीं से भी जाके मीटिंग कर सकें। तो ये जो सारा काम है, इसके लिए या तो वो कंपनी जो नया ऑफिस एस्टेब्लिश कर रही है वो या तो 8-10 वेंडर्स को इकट्ठा करे जो डिफरेंट काम करते हो। भाई नेटवर्किंग एक करता हो, साइबर सिक्योरिटी एक करता हो, कंप्यूटर का एस्टेब्लिशमेंट एक करता हो, ऑडियो वीडियो वाला जो काम है वो दूसरा आदमी करता हो। तो इस तरीके 8-10 कंपनी या तो मैं इकट्ठी कर लूँ और अलग अलग उनको ऑर्डर दूँ, या ब्लैक बॉक्स टाइप कंपनी को बोलूँ कि भाई आप जो है ये सारा मेरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो डेटा से रिलेटेड, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है, उसको इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो एक यूनिट के रूप में काम करे, यानी स्मूथली काम करे बिना किसी
वेसल के काम करे। तो ये जो सारा काम है इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, और इसी में ये जो ब्लैक बॉक्स कंपनी है या एक्सपर्ट है, और यहीं ये पूरे विश्व में इसी तरह की जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। तो अब ब्लैक बॉक्स को उस कंपनी ने हायर कर लिया, तो अब ब्लैक बॉक्स क्या करेगा, तो पहले उनके रिक्वायरमेंट समझेगा ऑफिस की, और वहां से ये एक सिस्टम को डिजाइन करेगा। डिजाइन का मतलब ये कौन सी जगह क्या चीज लगेगी, एक मैप टाइप बनाने की जो प्रक्रिया है उसको डिजाइनिंग बोलते हैं इंजीनियरिंग में। उसके बाद वो इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट करेगी, प्रोक्योरमेंट करके उसको उसकी फिटिंग करेगी, फिटिंग करके टेस्ट करेगी, टेस्ट करके हैंड ओवर करेगी। और उसके बाद अगर वो कंपनी चाहेगी कि भाई आप जो है, कभी कभी खराबी भी हो जाती है, तो भाई आप हमारी जो खराबी है इसको ठीक करने के लिए आप 1 2 3 आदमी यहाँ छोड़ दो, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको ठीक कर दें, या आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमसे ले लो कि जब भी सिस्टम में कोई खराबी होगी तो हम आपको बुला लेंगे और उसके लिए हम आपको एनुअल फीस हम आपको दे देंगे। तो ये बेसिकली मोटा मोटा कंपनी का सरल भाषा में बिजनेस हुआ। अब ये जो ब्लैक बॉक्स जो है ये अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस वर्टिकल्स को 3 हिस्सों में तोड़ती है, और यहाँ से जो पहला जो इसका सेगमेंट है उसका नाम इन्होंने दिया है ग्लोबल सॉल्यूशंस इंटीग्रेशन। अब ये नाम जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन साधारण सी बात है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला हुआ ग्लोबल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, यहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है ये 84% आता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, वहां से इनका रेवेन्यू 14%, 14% आता है। और जो तीसरा है वो अदर्स में ये शामिल करते हैं, जहां से इनका रेवेन्यू केवल 2% आता है। अब जो जहां से इनका 84% रेवेन्यू आता है, तो आप ये समझ लीजिए ये जो काम करती है ये कंपनी, मतलब 84% रेवेन्यू वाला जो काम है ये इसका मेन काम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है ये ग्लोबल सॉल्यूशंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो जैसे इंटरनेट का सेटिंग अप हुआ, नेटवर्किंग हुआ, डेटा सेंटर्स जो है वो ये एस्टेब्लिश करती है, मतलब डेटा सेंटर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करती, डेटा सेंटर के अंदर जो आपके इक्विपमेंट लगेंगे, जो उनकी नेटवर्किंग होगी, जो एक दूसरे से वो आपस में बात किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी जो है केबल जो ले करना, कहाँ किस कैपेसिटी का इक्विपमेंट लगेगा ये डिसाइड करना। तो डेटा सेंटर की अंदर की यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट, और उसके साथ ही साथ वो जो डेटा सेंटर है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये वही एएमसी टाइप का काम, कि अगर डेटा सेंटर वाला ये कहता था भाई तुम संभालो अब इसको, इसके रेगुलर मेंटेनेंस भी आप करो, बंद नहीं होना चाहिए डेटा सेंटर, मेरी तो जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, मेरी जो क्लाइंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो वो जो चीज़ होती है उसको डेटा सेंटर का मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस एरिया में भी ये हैं, और ये जो है रिमोट लोकेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एक ऑफिस, हेड ऑफिस आपका एक जगह है, और जो आपका जो बाकी ब्रांचेस और ब्रांच ऑफिस है या सेल्स के ऑफिस हैं वो हो सकता है वर्ल्ड में दूसरी जगह हो, तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, जो मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी, ये इस तरह की चीज़ें जो ये प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से इनका रेवेन्यू 84% आता है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशन, जहाँ से इनका रेवेन्यू 14%, 14% आता है, और ये बेसिकली इक्विपमेंट सेल का काम करते हैं। भाई आपको कॉन्फ्रेंस रूम आपने बना दिया, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक रूम बना दिया, अब उसके लिए आपको ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट भी तो चाहिए, माइक्स चाहिए, आपको टेलीफोन चाहिए, फिर आपको स्क्रीन चाहिए, फिर एलसीडी प्रोजेक्टर चाहिए, तो बहुत सारी ये जो सब चीज़ें चाहिए ना, तो ये एक्चुअली ये बेचते भी हैं। तो बेसिकली इक्विपमेंट बेचना वाला जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर का मतलब ये कि ये वो इक्विपमेंट है वो बेचते भी, अब बेचते हैं उसमें खराबी भी होगी, तो भाई खराबी होगी तो फिर कैसे किससे ठीक कराएं, तो भाई हम ही उसको ठीक भी करके दे देंगे, रिपेयरिंग भी ये करते हैं। तो बेसिकली इस इक्विपमेंट्स को बेचना और उससे रिलेटेड रिपेयर जो होती है ना वो भी ये करते हैं, वो वहां से इनका रेवेन्यू 14% आता है। इसके अलावा जो अदर्स है वो बहुत ही छोटा इनका रेवेन्यू का स्ट्रीम है, केवल 2% रेवेन्यू वहां से आता है, और इसमें ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं। भाई आपने एक बार सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, तो सिस्टम एस्टेब्लिश करने के बाद एक तो हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेनिंग है, यानी आपने पूरा जो उस कंपनी से किसी कंपनी के लिए जो आपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक तो ये है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद मैं उसके जो इंटरनल टीम है उस कंपनी की उसको ट्रेन कर दूं। एक ये हुआ कि कई बार नेटवर्किंग से रिलेटेड या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई सेपरेट ट्रेनिंग करवाना चाहता है कोई कंपनी, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा
डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सेटिंग अप की कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और जो तीसरा है वो ये कि ये डिज़ाइन सर्विसेज, भाई काम आपसे नहीं करवाऊंगा, मैं काम तो दूसरे से करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे लिए ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है ना, आप डिज़ाइन कर दीजिए। कोई कंपनी अगर ऐसे करे तो वो भी ये काम करती है। तो ये जो 3 काम हुए, यानी ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा काम है इनका, वहाँ से रेवेन्यू इनका मात्र 2% आता है। अब ये 35 कंट्रीज़ में इनकी प्रेज़ेंस है और 1000 से ज़्यादा इनके ग्लोबल कस्टमर्स हैं, 1000 से ज़्यादा, और उनमें से 120 जो हैं, उन 120 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, यानी बहुत ही विशाल वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो कंपनीज़ हैं, उनको ये अपनी सर्विसेज देती हैं। अब रेवेन्यू की बात करें तो 67% इनका रेवेन्यू है नॉर्थ अमेरिका से आता है। नॉर्थ अमेरिका डिपेंडेंट कंपनी है ये। और भारत से इनका जो रेवेन्यू आता है मात्र 7% आता है, 7%, और 10% इनका यूरोप से आता है, और 10% ही इनका एशिया पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया टाइप की जगहों से आता है। अब अगर इनके कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये सर्विसेज देते हैं मेनली, तो 25% जो इनका रेवेन्यू आता है ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं तो वहाँ से आता है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक वगैरह जो होती है वहाँ से इनका रेवेन्यू 22% आता है। कंज्यूमर कंपनीज से जो है इनका 20% आता है, और बाकी जो इनका रेवेन्यू आता है वो इंडस्ट्रीज से और अन्य तरह की जो कंपनीज होती है वहाँ से आता है। तो ये कह सकते हैं आधे से के लगभग इनका जो रेवेन्यू है ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विस के क्षेत्र से आता है। टॉप 10 क्लाइंट्स की बात करूं तो टॉप 10 क्लाइंट से इनका 46% रेवेन्यू आता है। अब ये टॉप जो 10 क्लाइंट्स हैं इनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। आधा रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से आता है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इस कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही स्टिकी है, यानी कि एक बार किसी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया उसके बाद आप नए वेंडर को लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जितना जो नक्शा उसने बनाया है आपके पूरे के पूरे ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस छोटा मोटा नहीं होता, और ऑफिस जो है ना वो रिमोट लोकेशंस पे होता है, डिफरेंट जगहों पे होते हैं। तो हेड ऑफिस मान लीजिए उसकी कनेक्टिविटी आपने डिफरेंट ब्रांच ऑफिस से कर दी, तो जब तक कि बहुत ही ज़्यादा कोई कोई स्पेशल रीज़न नहीं हो तब तक जो कंपनीज होती हैं वो अपना वेंडर चेंज नहीं करती है। तो ये इनके जो ये टॉप 10 क्लाइंट्स हैं ना, ये लगभग 20 साल से इनके साथ जुड़े हैं, 20 साल से ये कंपनी उनको अपनी सर्विसेज दे रही है। इनकी क्लाइंट कंपनीज की बात करूं तो आईबीएम हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, इंटेल हुआ, डेल, वेल्स फार्गो, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इनकी क्लाइंट कंपनीज है। और रिसेंटली इन्होंने अपने कदम लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती से जमाने के लिए एक ब्राज़ील की कंपनी है, वो 2S नाम है उसका, 2S, तो वो उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। और इनका ये मानना है कि इससे 2027 के एंड में, यानी कि जब इनका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल बाद, जो इनका रेवेन्यू है वो 500 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा, 500 करोड़ से बढ़ जाएगा। अब मैनेजमेंट के भविष्य के लिए बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं। पहली बात तो ये कि वो जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, जितना रेवेन्यू वो जनरेट करती हैं उसका लगभग 2 से 3% रेवेन्यू ये 2030 तक एक्वायर करना चाहते हैं। तो बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। दूसरी बात ये कि ये इनका ये भी टारगेट है कि 2030 तक ये अपना रेवेन्यू बढ़ाकर $2 बिलियन कर दें। अब इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये हाई मार्जिन वाले, हाई वैल्यू वाले जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसमें जो पहला है वो तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है डेटा सेंटर वाला। तो डेटा सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है उसके ऊपर इनका बहुत फोकस है। दूसरा, एआई तेजी से कदम रख रहा है, तो हर कंपनी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो वहाँ इनका फोकस है। इसके अलावा क्लाउड माइग्रेशन जो है, मतलब अपनी जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी की एप्लीकेशन है उसको क्लाउड में माइग्रेट करने वाली जो सर्विसेज हैं, तो वो जो है कंपनीज तेजी से अडॉप्ट कर रही हैं, और उस क्षेत्र में ये अपने तेजी से कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यानी ब्लैक बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी क्लाइंट कंपनीज के लिए डिजिटल जो क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का ये प्रयास कर रही है, जो हाई मार्जिन एरिया है। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो एंड टू एंड कैपेबिलिटी है, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक पैसे का थैला अपने साथ ले आइए और आप इनको बता दीजिए भाई ये वाली मेरी रिक्वायरमेंट ये है, A to Z सारा काम ये करके आपको दे देंगे। दूसरी बात है ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसे मैंने बताया 67% इनका जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, 10% इनका रेवेन्यू यूरोप से आता है, और 10% जो एशिया पैसिफिक
पैसिफिक से आता है, तो 87% जो रेवेन्यू है ये इनका बाहर से आता है। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज अर्नर कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस वाली स्टिकी क्लाइंट्स हैं। स्टिकी क्लाइंट्स का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि जब भी आप कोई सिस्टम एस्टेब्लिश करवा लेते हैं, तो वो जो सिस्टम एस्टेब्लिश करने वाली कंपनी होती है उसको मालूम होता है कि इसको किस तरीके से डील करना है कोई प्रॉब्लम आने के बाद। तो अगर आपकी कोई क्लाइंट कंपनी है तो वो जल्दी से आपको चेंज नहीं करती जब तक कोई विशेष कारण ही नहीं हो जाए। इसकी वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है। तो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा तो तभी इनको प्रोजेक्ट मिलेगा, तभी इनको काम मिलेगा। 2026 तक इनकी जो ऑर्डर बुक थी $1 बिलियन की थी, और इन्होंने अपनी रिसेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बोला, जो इनके दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आए उसके बाद फरवरी में इन्होंने ये बोला कि भाई हमें जो है ना, जो इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब हमारे पास ऑर्डर तो हैं लेकिन हमें क्या है, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो इक्विपमेंट की शॉर्टेज के कारण हम हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है। प्रोजेक्ट मतलब कंपनीज खर्चा करेंगे, आईटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगी तो इनके पास प्रोजेक्ट आएगा। दूसरी बात ये कि तेजी से ये जो टेक्नोलॉजी वाला एरिया है ना, बहुत तेजी से बदलता है। तो ये इनके लिए अच्छाई भी है और इनके लिए बुराई भी है। अच्छाई इस तरीके से भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी तो कंपनीज को नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा तो इनको ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उस नई टेक्नोलॉजी को जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे अपनी क्लाइंट कंपनीज के लिए, तो आपको उस चीज़ के बारे में मालूम भी तो होना चाहिए। तो लगातार इनको अपनी नॉलेज अपडेशन, इनको अपने प्रोडक्ट्स अपग्रेडेशन पे ध्यान देना पड़ता है। और जो तीसरी वीकनेस है वो ये है कि देखिए, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया है इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो प्रेजेंट हैं। तो इनको उन कंपनीज के साथ लगातार मुकाबला करना पड़ता है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है बहुत ही अच्छा है, 44.2, 44% का आरओई है। डेट टू इक्विटी जो है वो काफ़ी हाई है, वो ₹100 की इक्विटी पर ₹115 का कर्जा है। और जो पी है वो अभी रिसेंट इसमें रन अप आया है, तो अप्रैल में इसमें रन अप आया है शेयर में। तो उसके बाद ये शेयर का भी जो पी है ना वो बढ़कर 56 हो गया है। और स्टॉक एक्सचेंजेस को अपने एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कहा, स्टॉक एक्सचेंजेस ने पूछा कि भाई क्या कारण है कि आपके जो शेयर में इतनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या, ऐसी कोई न्यूज़ है क्या जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई इस कारण से हो सकता है, इस कारण से ये शेयर मूव कर रहा हो। तो इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में बोला है ब्लैक बॉक्स वालों ने कि ऐसा कोई जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज नहीं की। अब 3 साल की सेल वो बहुत कम ही बढ़ी है, 5% से बढ़ी है मात्र क्यूमुलेटिवली, लेकिन 3 साल का जो प्रॉफिट है वो बड़ा इंप्रेसिव बढ़ा है 52% का। जो प्रमोटर के पास 70% है, लेकिन प्रमोटर का आप ये समझ लीजिए एसआर ग्रुप की खुद की हालत खराब है और एसआर वाले बहुत ज़्यादा इस कंपनी में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो प्रमोटर के पास 70% है, एफआईआई के पास लगभग 3% है जो थोड़ा कम हुआ है, और डीआईआई के पास भी लगभग 3% है, थोड़ा सा बढ़ा है, और पब्लिक के पास जो है वो 24% है। तो वीडियो को समराइज करूं तो ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये अपने आप में एक अलग तरह की कंपनी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी, आईटी सर्विसेज वाली कंपनी नहीं है जिसको जो एआई से खतरा हो, बल्कि एआई इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी कंपनीज जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रही हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वर्ल्ड में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरीके से ये जो कंपनी है उसकी एक बेनिफिशियरी हो सकती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो कर्जा बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तीसरी बात ये कि एसआर जो इनका प्रमोटर है जिसके पास 70% स्टेक है, उसकी खुद की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसकी तरफ, इस कंपनी की तरफ उसका ध्यान है नहीं। और रिसेंटली भी काफ़ी रनअप इसमें हो चुका है इस शेयर में। तो आपको अगर इस बारे में कोई निर्णय लेना हो खरीदने या बेचने का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और पहले इस कंपनी को और स्टडी करें। केवल इस स्टोरी पर ना जाएं कि भाई ये डेटा सेंटर वाली कंपनी है और ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। इस स्टोरी पे अगर आप चलेंगे तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि डेटा सेंटर से इनका रेवेन्यू बहुत ही कम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।